सपनों को साकार करने का पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस में हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा। कल हमने समाजवाद, पूंजीवाद की बात की। आज हम डीपीएसपी का वर्गीकरण करेंगे कि किन किन भागों में, किन किन वर्गों में इसको बांटा जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। अनोखी विशेषता, संविधान की मूल आत्मा, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। संविधान का दर्शन और आत्मा 36 से 51 तक है। नैतिक बाध्यता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, इसकी प्रकृति नकारात्मक है, मूल अधिकारों के ये पूरक होते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कुछ केसेस के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में जब डीपीएसपी का जिक्र गया तब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में इसके बारे में क्या क्या कहा। उसके अलावा बात करेंगे इसके वर्गीकरण के बारे में कि कैसे इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बात करेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का। ये मामला है 1967 का, डीपीएसपी के संबंध में है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस वाद में ये स्टेटमेंट कहा गया था। कुछ ही पर्टिकुलर वाद आपको पढ़ने होते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला है 1967 का। इसमें नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाएगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको डीपीएसपी को लागू करना है तो आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं करेंगे। इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस में 1980 का ये केस है। कल भी हम इसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि कैसे इंदिरा गांधी ने समाजवाद को स्थापित करने के लिए मूल अधिकारों पर डीपीएसपी को वरीयता दे दी। उसी से संबंधित ये केस है। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। वहां पर मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक सामंजस्यता का इस सिद्धांत की स्थापना की। कहा कि देखिए, मूल अधिकार हो या डीपीएसपी, किसी को वरीयता किसी दूसरे के ऊपर दे देना, किसी को कमतर, किसी को ज्यादा आंकना, इससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में जो संतुलन है वो बिगड़ता है इससे। इसलिए दोनों के बीच में सामंजस्य का सिद्धांत इन्होंने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सामंजस्य और इनके बीच जो संतुलन है, अगर इसके संतुलन और सामंजस्य बना रहता है तो ये भारत के संविधान की आधारशिला का काम करेगा और ये एक दूसरे का पूरक है। ना ही किसी से कोई कम है, ना ही कोई किसी से ज्यादा है, क्योंकि डीपीएसपी में जो अधिकार की बात की जाती है, राज्य के कर्तव्यों की बात की जाती है, तो वो कर्तव्य राज्य के इस अनुसार पालन होते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए एक दूसरे के पूरक होते हैं। आगे बात करेंगे CBN राव। सर BN राव कौन है? ये कौन थे? ये थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये इन्होंने सिफारिश की थी कि व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उन अधिकारों को 2 वर्गों में विभाजित करने की बात हुई कि 2 श्रेणी में विभाजित हो जाती है किसी व्यक्ति को, या 2 तरह के अधिकारों की बात की गई। जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कैसे? एक तो न्यायोचित और दूसरा गैर न्यायोचित। न्यायोचित में हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स को। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। गैर न्यायोचित में है डीपीएसपी। ये सरकार का कर्तव्य होता है, इसका क्रियान्वयन कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है, व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फिर ठीक है, कर देते हैं। इसके आगे डीपीएसपी की कुछ विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। डीपीएसपी की विशेषताएं क्या है? देखिए, विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामले, 3 मामलों की बात हुई, चाहे वो विधायी का मामले हो, कार्यकारी मामले हो या प्रशासनिक मामले हो। इन मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश देते हैं और सिफारिशें करते हैं। ठीक है, सरकार कोई वैधानिक मामला हो, कोई कार्यकारी हो या प्रशासनिक कोई मामला हो, तो राज्य ये निर्देश दिए जाते हैं। राज्य को संविधान ये निर्देश देता है, सिफारिशें देता है कि आपको अपना राज्य कैसे चलाना है, आपको शासन कैसे करना है। नीति निर्देशक तत्व भारत संविधान, ये हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था जब हम इसके ओरिजिन के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि इसकी उत्पत्ति को माना जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से इसको प्रेरित माना जाता है। में उल्लिखित अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस के ये समान है।
डीपीएसपी एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों हेतु महत्वपूर्ण है। ये हम पढ़ चुके हैं कि डीपीएसपी के माध्यम से सरकार क्या करती है। सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिल सके लोगों को। कल हमने डिटेल में इसको पढ़ा था, ये भी समझा था कि न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है। सारी बातों के बारे में कल हमने चर्चा की। डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं, ना कि पुलिस राज्य का। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में कल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, राज्य पढ़ा, राज्य कल्याणकारी कैसे होता है ये पढ़ा, सारी डिटेल चर्चा हम कर चुके हैं। तो राज्य क्या है, डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में सहायक होते हैं, ना कि पुलिस राज्य के मामले में। आगे डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है, देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना में हमने न्याय, स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ा। तो वही कह रहा है कि डीपीएसपी का उद्देश्य है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित जो न्याय हैं, जो स्वतंत्रताएं हैं, जो समानता और बंधुत्व है, उसको साकार करना, डीपीएसपी के माध्यम से साकार करना, ये राज्य का कर्तव्य होता है। अब आगे कह रहा है कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं या वाद योग्य नहीं है। इसको भी हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें लागू करवाने हेतु इनके उल्लंघन पर अदालत नहीं जाया जा सकता, अदालत में वाद दायर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, ये गैर न्यायोचित है। डीपीएसपी किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में अदालतों की मदद करता है। अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो डीपीएसपी उसकी मदद करेगा, कोई कानून है तो मदद करेगा उस कानून की, कितना वैध है ये कानून, उसकी जांच और निर्धारण में अदालत की मदद करता है। अदालत जो है डीपीएसपी की हेल्प लेता है किसी कानून की वैधता की जांच कर। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है कि जो उच्चतम न्यायालय है, यदि कोई कानून, सुप्रीम कोर्ट यदि कोई कानून नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि कोई ऐसा कानून है जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है तो उसे मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 के साथ तर्क संगत होना चाहिए, समानता और स्वतंत्रता के साथ तर्क संगत होना चाहिए। सरकार ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो या वो उसके तर्क संगत ना हो, इसलिए इसका ध्यान रखा जाए। अब देखिए, ये तो हमने विशेषताएं पढ़ी, विशेषताओं की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमने तो इसका ओरिजिन पढ़ा, इसका प्रकृति देखी, कल महत्व के भी बारे में हमने बात की। आज हम पढ़ेंगे कुछ आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स को देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, इसको कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछेगा, आप नॉर्मली बुक उठाएंगे तो एक तरफ से सारे आर्टिकल्स आपको वहां भी मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि आप यहाँ क्लास कर रहे हैं, क्लास की इंपॉर्टेंस आपको समझ आनी चाहिए, यहाँ से आपका पर्पस है कि प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन बने। इसलिए क्या है कि देखिए, डीपीएसपी का वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण के आधार पर ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है। तो वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। दिख रहा है, सुन भी रहे हैं, नोट करेंगे, ये तीनों ही प्रोसेस होते हैं किसी चीज को लर्न करने के। अब देखिए, डीपीएसपी का वर्गीकरण, वर्गीकरण कर लेते हैं। भारत के संविधान में, देखिए, भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो डीपीएसपी हैं, उनका कोई भी वर्गीकरण नहीं किया। भारत के संविधान में इसका कोई वर्गीकरण नहीं है, सीधे सीधे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो आर्टिकल्स यहाँ से आपको मिल जाते हैं। संविधान में तो कोई भी वर्गीकरण नहीं है, फिर हम इसको वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं? इसका वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं कि देखिए, कुछ विद्वान हुए, विद्वानों ने सामान्य तौर पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया। संविधान में इसका कोई वर्गीकरण नहीं मिलेगा, लेकिन विद्वानों ने इसको 3 श्रेणियों में बांट दिया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? पहली है समाजवादी, थोड़ा स्लो चलते हैं, बहुत कंटेंट लिखा हुआ है, शायद ऊपर से चला जाए आपके, शांति से पढ़ते हैं। तो पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी और तीसरा है उदार बौद्धिक यानी उदारवादी। 3 कैटेगरी में विद्वानों ने इसको कैटेगराइज कर दिया, संविधान में नहीं किया है, केवल विद्वानों ने इसको कर दिया। अब समाजवादी क्या होते हैं?
इसको पढ़ते हैं। देखिए कल हमने पढ़ा था समाजवाद और पूंजीवाद के बारे में। समाजवाद क्या होता है कि उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। वहीं उदारवाद में वहीं हमने पूंजीवाद में पढ़ा था कि देखिए उत्पादन के जो साधन है किसी व्यक्ति का उस पर स्वामित्व होता है। इससे क्या होता है, संपत्ति के केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। कई सारे टॉपिक हमने पढ़े थे, सारे कॉन्सेप्ट समझे थे। अब पढ़ रहे हैं समाजवादी क्या है। समाजवादी को से कैसे कैटेगराइज कर दिया अभी डीपीएसपी में, ऐसी कौन कौन सी बातें कही गई हैं, कौन कौन सी आर्टिकल्स में कही गई हैं जिससे समाजवाद की जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होता है, उसकी जो धारणा है फुलफिल होती है। देखिए समाजवादी में पढ़ते हैं डीपीएसपी में कि इस वर्ग के डीपीएसपी समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित है। समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित है और हमने ओरिजिन में पढ़ा था, नेहरू इसकी बात करते हैं। समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित है। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य है तथा इनका जो लक्ष्य है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। कल हम पढ़ चुके हैं सामाजिक आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय में हमने पढ़ा था कि जो उत्पादन के संसाधन हैं उन पर सभी का स्वामित्व होना चाहिए, किसी के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं हमने आर्थिक न्याय में कल हमने पढ़ा था, आर्थिक न्याय में पढ़ा था कि देखिए सरकार ये नहीं देखती, राज्य ये नहीं देखती कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है, वो देखती है कि उसकी आवश्यकता क्या है। वो कोशिश करती है कि जो आर्थिक रूप से लोगों के बीच में जो गैप बन रहा है उसको कैसे कम से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, उसको न्यूनतम किया जाए। तो आर्थिक न्याय करने की कोशिश करती है। उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, डीपीएसपी के इन आर्टिकल्स से। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। देखिए आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 में राज्य का क्या कर्तव्य बताया गया है। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाइए जिससे लोक कल्याण में वृद्धि हो। लोक कल्याण की वृद्धि हेतु लोगों का कल्याण हो, उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। ऐसी व्यवस्था बनाए राज्य जिससे लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उनको मिल सके। राजनीतिक न्याय भी कल हमने पढ़ा था कि देखिए सबका वोटिंग राइट होता है, सबका अपना एक वोट होता है और सबके वोट की इक्वल वैल्यू होती है, ये हमने कल पढ़ा था। और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो राजनीति में भागीदारी ले सकते। अब इसके अलावा तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था, आप इसको याद करते हुए चलिए, इसका पर्पस आप क्लास का यही रखिए कि याद करता, आपको याद होता चला जाए। आर्टिकल 38 का जिक्र कर रहे हैं, समाजवाद में पढ़ रहे हैं हम इसको। राज्य की ये ड्यूटी है कि वो ऐसा कर्तव्य है कि वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बना दे जिससे लोगों का कल्याण हो। और लोगों का कल्याण कैसे हो, ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो जाए उस समाज में, उस देश में। इसके अलावा और क्या है कि जो आय की असमानता है उसको कम किया जाए। ऐसी कोशिश करो जो लोगों के बीच में, फिर वही एनसीईआरटी वाला एग्जांपल आपको याद ही हो गया होगा अब तो, कि लोगों की जो आय है उसमें असमानता ना आए, इनइक्वालिटी ना आए, और ऐसे कुछ काम करो कि जो बेचारा गरीब है उसको भी पैसा मिले। तो असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ऐसी स्कीम लेकर आइए, योजनाएं लेकर आइए, उन सब से ये होगा। लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों को सुविधाओं और अवसर की जो असमानता है उसको भी कम करे राज्य की ड्यूटी है। डीपीएसपी में भारत की संविधान सभा तो ये काम करके चली गई, ये सारी चीजें जोड़ के चली गई कि भाई अवसर हो, सुविधा हो, प्रतिष्ठा हो, लोगों की अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लोग अपनी आजीविका चला सके, सबको अवसर समान मिले, चाहे वो नौकरी में हो चाहे किसी काम को करने में हो। तो ये असमानताओं को कम करे राज्य। तो ये जोड़ा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा। देखिए याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है। ये हुआ आर्टिकल 38 जिसमें ये बात कही गई आर्टिकल 38 में कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, राजनीतिक न्याय की स्थापना, और इसके अलावा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की जो असमानता है उसको कम करे। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब आर्टिकल 39 याद करते चलिए। आर्टिकल 39 में कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं समाजवादी विचारधारा से प्रेरित जो डीपीएसपी हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं इस चीज को ताकि आपको ये बोर ना हो, आप याद कर ले इस चीज। अब राज्य की नीति को
जो राज्य की ऐसी नीति होनी चाहिए, राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, राज्य की ऐसी नीति होनी चाहिए कि आजीविका के पर्याप्त संसाधनों को सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य ऐसी नीतियां लेकर आए जिससे लोगों की आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों, सभी के बीच संसाधनों का समान वितरण हो। जैसे पूंजीवाद में हम पढ़ रहे थे कि कल आलोचक क्या कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे पूंजीवाद की, कह रहे थे कि देखिए इससे क्या होगा, व्यक्ति का स्वामित्व हो जाता है उत्पादन के संसाधनों पर, संपत्ति का केंद्रीकरण होता है इससे। इसलिए डीपीएसपी में ये चीज दी हुई है, डीपीएसपी में ये चीज दे के चले गए कि देखिए सभी के बीच संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, ऐसा ना हो कि केंद्रीकरण हो जाए संसाधनों पर। इसके अलावा धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक, मतलब कोई धन हो, उत्पादन के साधन हो, जैसे भूमि, भूमि उत्पादन का साधन है। पता चला कि जो लोगों के पास पैसा ज्यादा है उन्होंने बहुत सारी भूमि खरीद ली, आसपास के लोगों को वो चीज अवेलेबल है ही नहीं, फिर उससे क्या होगा, जो उपलब्धि नहीं होगी तो कोई और खरीद भी नहीं पाएगा, कुछ लोग सक्षम भी नहीं होते हैं। तो क्या है कि उसका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, संकेंद्रण होगा तो आय में इनइक्वालिटी हो जाएगी, इसलिए और सरकार का काम है, ये कर्तव्य है कि उसको कम करे। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, देखिए समान काम के लिए समान वेतन की बात हो रही है। जैसे लेबर का काम हुआ, पुरुष भी कर रहे हैं उस काम को, महिलाएं भी कर रही हैं, तो उससे होता क्या है ना कि ये समझा जाता है कि देखिए फिजिकल फिटनेस बॉयज में ज्यादा है, मेल में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो अगर ईंटें ढोने का काम कोई कर रहा है, लाइक लेबर का कोई काम कर रहा है, तो माना ये जाएगा पुरुष ज्यादा करेगा। अगर ऐसा है भी, इन दैट केस तब भी आप क्या करेंगे, समान काम के लिए महिला को कम पे नहीं कर सकते उस चीज के लिए कि इसने क्या करा होगा, ईंटों को कम ढोया होगा, इसने कम फिजिकल वर्क किया होगा, इस आधार पर आप उसको कम पैसे नहीं दे सकते। अगर 200 मेल को अगर आप 200 रुपए दे रहे हैं तो फीमेल को भी आप 200 रुपए ही देंगे, वो कम नहीं करेंगे आप, यही बात कह रहा है डीपीएसपी। श्रमिकों की शक्ति व बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना करें। श्रमिकों की शक्ति, कोई श्रमिक है, वर्क कर रहा है, आप उसे काम कराते ही चले जा रहे हैं, बल्कि होना क्या चाहिए कि कानून में जो डिसाइडेड आवर्स हैं उतने ही आवर्स तक आप उनसे काम कराइए। पैसे दे रहे हैं सिर्फ दिहाड़ी का 200 रुपया, लेकिन काम करा रहे हैं 4 घंटे एक्स्ट्रा, तो वो चीज गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, इस दुरुपयोग ना हो, इसलिए सरकार इसके भी नियमबद्ध करे, इसको भी देखे। आर्थिक विवशता के कारण, किसी के पास, किसी को कोई बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है, आर्थिक विवशता के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुरूप ना हो, इस काम को भी सरकार सुनिश्चित करे। हमने इसके बारे में पढ़ा था, काफी कुछ पढ़ा था हमने इसके बारे में। देखिए कैसे बच्चे फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रहे थे कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनसे कैसी जगह काम नहीं करा सकते, सारी चीजें हमने पढ़ा था उसमें। तो इसी के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स में अधिकार दे देता है, वहीं इसको डीपीएसपी को सुनिश्चित करता है, यही होता है पूरकता। इसीलिए पूरक है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, इसीलिए पूरक होते हैं क्योंकि यहाँ की बात वो वहां पे राइट दे देता है फंडामेंटल राइट्स में। इसको सुनिश्चित करने के लिए डीपीएसपी को बच्चों के स्वास्थ्य विकास का अवसर मिले, 42वें संविधान संशोधन 1976 इसको जोड़ा गया है। ये है। अब पढ़ेंगे, 2 आर्टिकल्स पढ़ लिए हमने 38, 39, अब देखेंगे आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसको जोड़ा गया। देखिए हम पढ़ रहे थे इंदिरा गांधी का, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि कैसे समाजवाद को स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि देखिए गरीबों को भी मुफ्त न्याय सुनिश्चित होना चाहिए, सुविधा उनको भी मिलनी चाहिए। जिनके पास पैसे हैं, कोई मामला हो जाता है, उस मामले में जिनका पास पैसा है वो तो वकील को हायर कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके पास ना वकील है ना ही उसके पास पैसा है, तो उसका तो हारना सुनिश्चित है। कि इसको, उसके लिए समाजवाद को स्थापित करना कि सभी के लिए समान न्याय को बढ़ावा मिल सके, इसलिए गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का यहाँ पे प्रावधान किया गया। अब आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में कहता है कि देखिए बेरोजगारी हो, वृद्धावस्था हो, बीमारी की स्थिति में, देखा कैसे समाजवाद की बात हो रही है कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास क्या है, वृद्धावस्था है,
बेरोजगारी है, वृद्धावस्था है, अभी या बीमार की स्थिति में कार्य, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार आपको मिलेगा। आर्टिकल 42, 40 मिसिंग है, देखिए 40 हम कहाँ पढ़ेंगे देखना इसको, अभी हम 41 से सीधे 42 पे जंप कर गए। काम कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काम के लिए हायर कर रहे हैं किसी को ऐसी स्थिति में आप काम करा ले रहे हैं जहाँ पे वो काम करने की स्थिति है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां भी काम करें वहां न्याय संगत और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए वहां पे। जैसे वर्क प्लेस पे बहुत कई बार हम रेप केसेस के बारे में सुनते हैं, या फिर किसी श्रमिक से ऐसी जगह पे काम करा रहे हो जहाँ पे मानव के लिए वो काम करना कठिन हो जाता है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 43 में कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, श्रेष्ठ जीवन स्तर, अवकाश का उपयोग सुनिश्चित करने वाली कार्यदशाएं और सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों को सुनिश्चित कराना, ये किसका काम है? ये सरकार का काम है। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 कर पड़ा था इंदिरा गांधी वाले मामले में हमने। इसके बाद लास्ट है आर्टिकल 47 पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये सारे काम राज्य करेगा कि लोगों को स्वास्थ्य भी उपलब्ध हो, लोगों को पोषण उपलब्ध हो। देखिए हम पढ़ते हैं ना मनरेगा स्कीम वगैरह चलती है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि मिड डे मील जो स्कीम चलती है उसमें भी बच्चों को ये सारी चीजें दी जाती हैं कि ठीक है पोषण आहार दीजिए, जीवन स्तर को वो ऊंचा उठा सकें, लोक स्वास्थ्य में सुविधा, स्वास्थ्य को लेके भी सरकार कितनी, कल हमने पढ़ा था कि लोक कल्याणकारी राज्य में हमने पढ़ा था स्वास्थ्य, जिसमें एम्स जैसे हॉस्पिटल हुए, आयुष्मान भारत योजनाएं हैं, अलग अलग तरह की स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है, बीमा कवरेज है, तो ये सब डीपीएसपी के आधार पर सरकार करती है। आप इसको थोड़ा देख लीजिए। आगे ये पढ़ लिया हमने समाजवादी विचारधारा से प्रेरित जो डीपीएसपी हैं उनके बारे में। अब पढ़ेंगे गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित। डीपीएसपी में वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। हमने ओरिजिन में गांधीवादी की भी बात की थी कि इनका ओरिजिन, कोई कहता है कि गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, तो क्यों कहता है कि गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है? ये आर्टिकल्स की वजह से। तो क्या है इन आर्टिकल्स में वो देखते हैं, याद करते हुए चलिए। डीपीएसपी का यह वर्ग गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, फ्रीडम के लिए हम फाइट कर रहे थे, तो उस टाइम पे गांधी जी ने ये डिमांड रखी थी कि देश में क्या क्या होना चाहिए, उसी के आधार पे आर्टिकल्स हैं। तो क्या क्या डिमांड्स थी, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पढ़ेंगे हम आर्टिकल 40 को। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था इसलिए हमने इसको समाजवादी में नहीं पढ़ा। ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र होना चाहिए, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, गांव तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए कि वो सत्ता के अधिकारी बने। गांव का व्यक्ति सत्ता का अधिकारी कैसे बनता है? वो अपने प्रतिनिधि को चुनता है और उस चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से वो सत्ता का अधिकारी बनता है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन की इन्होंने बात की। आर्टिकल 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की, चाहे व्यक्ति पर्सनल अपने कर ले या फिर एक ग्रुप बना के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, ताकि गांव में भी जो आर्थिक, जो हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया है वो वहां भी चले, लोग आर्थिक रूप से सशक्त हों, इसके लिए ये चीज आई है। अब आर्टिकल 43B इसमें कह रहा है कि सहकारी समितियों, कई बार क्वेश्चन पूछता है डीपीएसपी में, सहकारी समिति का जो जिक्र है ये आप ध्यान रखिए आर्टिकल 43B में है, ये प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, वो खुद से अपना संगठन बना सकते हैं, स्वायत्त संचालन, खुद से उस संगठन का संचालन कर सकते हैं, लोकतांत्रिक नियंत्रण होगा, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये भी इसमें कहा गया है। और ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2011 में, उसमें इसको जोड़ा गया। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित ये हम पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे आर्टिकल 46
आर्टिकल 46 में SC ST के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 46 कहता है SC हो, ST हो या समाज के अन्य कोई कमजोर वर्ग हो, कोई OBC हो, जो वर्गों के इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए SC ST या कोई दूसरा कमजोर वर्ग हो, उसकी शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे कानून बनाए, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए ताकि इनका शोषण ना हो और इन्हें शैक्षिक और आर्थिक जो हित हैं वो सुनिश्चित हो सके। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 जो गांधीवादी विचारधारा से ये पढ़ रहे हैं, मादक पेय या नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध करें, ये भी गांधीवादी विचारधारा से ही प्रेरित है। आर्टिकल 48, गायों, बछड़ों या अन्य दुधारू वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाएं और उनकी नस्लों में सुधार करें, ताकि देखिए अब हमें इससे पता लग रहा है कि गांधीवादी विचारधारा कितना रिलेटेड है ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र लाने के लिए। एक एक पॉइंट में हमने देखा, एक एक पॉइंट पे कि गांव तक में सुधार की बात, गांव में लोकतंत्र ले जाने की बात, चाहे वो SC ST OBC की बात हो रही हो या फिर उनके सामाजिक अन्याय शोषण से बचाने की बात हो रही हो, या गांव में जैसे गाय, बछड़ा, दुधारू पशु वाहक, ये सब क्या है गांव से रिलेटेड, कितना ग्राउंडेड बात वो करते, तो ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। अब आगे बात करेंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत या उदारवादी विचारधारा से प्रेरित वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो DPSP में दिए हुए हैं। भारत की संविधान निर्माता उसको वहां पर ऐड करके चले गए, उसके बारे में बात करें। उदारवादी विचारधारा से कौन कौन से प्रेरित हैं? आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, मतलब कानून सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए कानून में एक जैसी सजा होनी चाहिए। दूसरा आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक के लिए, जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं, की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष, देखिए यहीं फंसा देगा आपको, इसको याद रखना थोड़ा। शैशवावस्था है 2 वर्ष तक का बच्चा जन्म से, फिर 6 वर्ष तक के बच्चे की बात हो रही है, कि आयु पूर्ण ना कर ले, तब तक वो 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण ना कर ले, को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा राज्य। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ये आया। इसके बाद आर्टिकल 48, आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। इस आधार पर कृषि और पशुपालन को हम आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये हमारी ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, इसलिए इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा आर्टिकल 48A, पर्यावरण का संरक्षण। देखिए दिल्ली में रह के आप हर समय पॉल्यूशन को फेस करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण, उसका संवर्धन, वन और वाणी, जो वन्य जीव होते हैं ऐसे प्राणियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे तब भी आप इसका जिक्र वहां पढ़ेंगे कि ये तो बात कर रहे हैं अभी राज्य का क्या कर्तव्य है, वहां हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति का, नागरिक का क्या कर्तव्य है, उसको वहां पढ़ेंगे। इसके बाद है आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में कह रहा है कि देखिए राष्ट्रीय महत्व के कोई स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हों, स्थान, वस्तुओं का संरक्षण करना, ये किसके कर्तव्य है? ये ड्यूटी है राज्य की। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा तभी देखिए हमने क्या किया है, जब अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे शक्तियों का पृथक्करण का जब सिद्धांत पढ़ेंगे वहां पे हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं वो राज्य कार्यपालिका से अलग हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में कह रहा है, देखिए राज्य के कर्तव्य, कितने अच्छे से सारी चीजों को डिफाइन कर दिया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, ये किसकी ड्यूटी है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ड्यूटी नागरिकों की नहीं है, लोगों की लिए नहीं, किसकी है? देश की होती है, राज्य की होती है। राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, ये भी कर्तव्य है।
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों का सम्मान बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता करनी, उनका मध्यस्थता करना, उसको समाधान करना। जैसे कश्मीर के मामले में ही, कश्मीर के मामले में पढ़ते हैं कि भाई जो भारत है, पाकिस्तान हर बार कोशिश करता है कि इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाए, लेकिन भारत उसको विरोध करता है। भारत चाहता है कि देखिए हमारे तो इसमें भी लिखा हुआ है कि द्विपक्षीय वार्ता से आप उसको सॉल्व कीजिए। तो ये ड्यूटी किसकी है? ये राज्य की ही ड्यूटी है, इसमें देखिए लिखा भी है डीपीएसपी में। तो ये तो सारी बातें हो गई संविधान के भाग 4 की। डीपीएसपी में समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारधारा से जो प्रेरित आर्टिकल्स हैं वो हमने यहाँ पढ़ लिए। सीक्वेंस में आपको अपनी बुक में मिल ही जाएंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पढ़ लिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि भाग 4 के अतिरिक्त वो कौन कौन से निर्देश हैं, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 355 भाग 16, आर्टिकल 335 में क्या कह रहा है? सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावे के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 350A भाग 17 में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। आर्टिकल 351 भाग 17 में कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की बात कही गई है। देखिए हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि कैसे मूल अधिकार और डीपीएसपी हमारा 5th पॉइंट था। प्रासंगिकता की भी हमने बात की थी कि प्रासंगिकता को भी पढ़ेंगे हम। ये सारी क्लासेस देखेंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल देखेंगे कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में टकराव की जब बात आती है तो कौन कौन से फैसले हैं, डिफरेंट कोर्ट के फैसले यहाँ पे हम देखते हैं, अलग अलग वादों की बात करते हैं। मूल अधिकार नीति निदेशक तत्वों में टकराव की जब बात होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, किस मामले में क्या राय देता है उच्चतम न्यायालय, उस बारे में, उसके बारे में देखते हैं। देखिए चंपक दोराई राजन मामला 1951 का है। सीक्वेंस भी आपको याद करना जरूरी है, कभी कभी सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ ही हैं केस ऐसे, वाद कुछ ही हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। यदि 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो वो आपको वैसे भी याद ही हो जाएंगे। यदि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच कोई संघर्ष होता है किसी तरह का, तो मूल अधिकारों को डीपीएसपी पर वरीयता दी जाएगी। ये किस केस में कह रहा है? ये कह रहा है चंपक दोराई राजन 1951 के केस में कि हाँ डीपीएसपी को मूल अधिकारों पर वरीयता दी जाएगी, मूल अधिकारों को डीपीएसपी पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा है। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है, ये भी बात इसमें कही गई है। अब गोलकनाथ मामला हुआ 1967 का। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इन डिटेल भी हम इसको पढ़ेंगे अभी। यहां से देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, आप ये देख लीजिए। सीक्वेंस बनता है, किस केस में क्या कहा गया था, कई बार ऐसे पूछ लेता है। गोलकनाथ मामला 1967 का है। इसमें कहा कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऊपर कह रहा था कि अभी डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है, यहाँ मूल अधिकारों की बात कर रहा है। याद करते हुए चलिए 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसमें कह रहा है कि संसद संवैधानिक संशोधन के द्वारा किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार में संशोधन की बात हो रही है। अनुच्छेद 31C को शामिल किया गया। कहा गया कि देखिए नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39B, जिसमें कह रहा है कि जो उत्पादन के साधन है, संसाधन है, उनका वितरण की बात, उस स्वामित्व की बात करता है। यहाँ पे अनुच्छेद 39C जो उत्पादन के साधन है उसका विकेंद्रीकरण रहे, केंद्रीकरण ना हो, उसके बारे में बात करता है। उसको लागू करने हेतु बाजार हेतु बनाए गए जो कानून है वो मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 समानता, स्वतंत्रता और कानून का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है, के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। बीच बीच में ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपने वर्डिक्ट देता रहता है, समय समय पर उसमें हमें परिवर्तन दिखता रहता है। इस प्रकार संसद ने संविधान संशोधन करके नीति निदेशक तत्वों को 2 मूल अधिकारों अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता दे दी। नीति निदेशक तत्वों को वरीयता मिल गई। नीति निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु बनाई गई जो विधि है उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती।
यहाँ पे हमने पढ़ा कि देखिए नीति निर्देशक तत्वों को, इन चीज तो हम पढ़ते हैं अवाद योग्य है, नॉट एनफोर्सेबल है, तभी तो पढ़ा इसकी प्रकृति नैतिक है कि अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई विधि बनाई है तो उसे न्यायपालिका में आप चुनौती नहीं दे सकते। अब आता है केशवानंद भारती मामला 1973 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप इसका पॉलिटी में जिक्र पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। संसद द्वारा, जब आप मेंस की क्लासेस करते हैं स्पेशली, तब तो आप बहुत बार इसको डिटेल में पढ़ते ही हैं, इसका लिंक आता है कई जगह और क्वेश्चन भी इससे काफी पूछे जाते हैं। संसद द्वारा 24वें संविधान संशोधन के उस प्रावधान को शून्य व असंवैधानिक घोषित कर दिया गया जिसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु बनाई गई जो विधि है, विधि को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। न्यायिक समीक्षा, कोर्ट जो है वो समीक्षा कर सकती है कि जो कानून बनाया है वो तर्कसंगत है या नहीं है। अब 42वां संविधान संशोधन 1976, किसी भी डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए कोई भी कानून शून्य नहीं होगा। डीपीएसपी का क्रियान्वयन कराना है तो कोई भी कानून शून्य नहीं होगा यदि यह अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। डीपीएसपी को 14 और 19 पर प्रधानता दे दी गई 1976। यह संविधान संशोधन केशवानंद भारती मामले के निर्णय को निष्प्रभावी करने हेतु किया गया था। अब इसके बाद कैसे, अब हम देख रहे हैं कैसे टकराव चल रहा है, कभी फंडामेंटल राइट ऊपर, कभी डीपीएसपी ऊपर, कभी होता है कि न्यायपालिका बोलती है कि फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित कीजिए, फिर संसद बोलेगी डीपीएसपी हमारा अधिकार है, ये सारा चल रहा है। अभी हम देखेंगे, अब इसको बैलेंस करेंगे 1980 के मिनर्वा मिल केस में। मिनर्वा मिल्स केस में देखेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं, दोनों ही समान हैं। सामंजस्य पूर्णता का सिद्धांत यहां आया और कहा कि देखिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के बिना अधूरे हैं और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के बिना अधूरे हैं, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। मिनर्वा मिल्स केस 1980, संविधान के 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 उपरोक्त प्रावधान शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिए गए। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों को समाप्त करने की जो आवश्यकता है, कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। मूल अधिकार और डीपीएसपी को कहा कि ये तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ इतनी बात, अलग अलग केसेस को हमने पढ़ा, बहुत ही क्रूशियल नोट्स है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ बहुत हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली मेंस में तो मिलनी है, आप यहाँ से पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप जब सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो याद रखने में थोड़ा आपको इजी हो जाता है। लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे, देखिए डीपीएसपी के महत्व के बारे में बात करेंगे। डीपीएसपी का महत्व क्या है, कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता की सुविधा, मौलिक अधिकारों का पूरक, मौलिक अधिकारों के पूर्ण और उचित क्रियान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाना, विपक्ष को सरकार के संचालन पर प्रभाव और नियंत्रण करने में सक्षम बनाता है, सरकार के प्रदर्शन, कहता ना विपक्ष के, देखिए डीपीएसपी में ये चीज दी हुई है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, या ये इसके अलग है, ये इसका प्रभाव गलत तरीके से आ रहा है, विपक्ष अपना पूरा रोल प्ले कर देता है, सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करता है और आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में है, ये सरकार के पथ प्रदर्शक के दार्शनिक और मित्र के रूप में काम करता है, सरकार को बताता है कि कैसे सुव्यवस्था को चलाना है। तो गाइज रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।